गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशि बाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग गिल्ड और निगम की चर्चा करेंगे कि ये श्रेणी ये किस तरह से काम करती थी। भारत की इकोनॉमिक लाइफ को, भारत की इकोनॉमी को ये गिल्ड और श्रेणियाँ किस तरह से प्रभावित की। प्राचीन भारत में उद्योगों और व्यापार से संबंध लोगों ने संगठित होकर अपने हितों की रक्षा के लिए जिस संस्था को स्थापित किया था उसे ही हम श्रेणी, गिल्ड या निगम कहते हैं। उद्योगों और व्यापार की उन्नति के साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए श्रेणियों का प्रादुर्भाव नगरीकरण की प्रक्रिया से संबंध है। भारत में प्रागैतिहासिक काल में नगरों का अस्तित्व सबसे पहले हड़प्पा की संस्कृति से जुड़ा है। वहाँ अनेक मोहरों का प्राप्त होना उन्हें व्यापार से संलग्न होना प्रकट करता है, क्योंकि ये मोहरें व्यापार के काम में ही उपयुक्त होती होंगी। इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि के निवासी जो उद्योगों तथा व्यापार में लगे थे, संगठित थे। लोथल में ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु संस्कृति के लोग विभिन्न व्यवसायों में संगठित हो चुके थे, जैसे हाथी दांत की वस्तुओं को बनाने वाला संघ, सूती वस्त्र श्रेणी, ईंट व्यवसाय श्रेणी, कुम्हारों का संघ इत्यादि। इन सारे संगठनों को हम श्रेणियों का प्रारंभिक स्वरूप कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल या ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बाद जब हम लोग लेटर वैदिक एज में आते हैं, तो इस लेटर वैदिक काल में के भी जो साहित्य हैं, खासकर शतपथ ब्राह्मण, उसमें भी श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग व्यापारिक संघों या श्रेणियों के लिए होता हुआ प्रतीत होता है। बृहदारण्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि वैश्यों को गणशः संपत्ति का अर्जन करने वाला कहा गया है। उन्होंने सहकारिता की भावना से संगठित होकर स्थापित कर व्यवसायों की उन्नति का पथ प्रशस्त किया और अधिकाधिक धन का अर्जन किया। बौद्ध काल के पाली ग्रंथों में श्रेष्ठी शब्द व्यापारियों की श्रेणियों के अध्यक्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन्हीं ग्रंथों में श्रेणियों के अध्यक्ष के लिए प्रमुख और जेहक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। चूलवग और महावग में व्यापारियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख है। जातकों के अध्ययन से व्यक्त होता है कि व्यापारी परंपरागत परिवार के जेहक के नेतृत्व में निगम का संगठन करते थे। शिल्पियों में पैतृक व्यवसायों की परंपरा के कारण उनका संगठन अधिक विकसित था। उनके नाम पर अलग अलग सड़कें, वीथियां और पूरे गांव विद्यमान थे, जैसे कि हाथी दांत की वस्तुएं बनाने वालों की वीथिका, धोबियों की वीथिका, बढ़इयों का वीथिका, कुम्हारों का गांव इत्यादि। इस तरह से इन सब की अलग अलग श्रेणियां थी। कृषकों, व्यापारियों, चरवाहों, महाजनों तथा शिल्पियों को भी अपने अपने व्यवसायों के लिए नियम बनाने का अधिकार था। इन संगठनों के नियमों को वैधानिक मान्यता भी प्राप्त थी। राजा भी उनके अध्यक्षों से व्यवसाय नीति में परामर्श करता था। धर्म सूत्रों में गणों और पुगों का उल्लेख है। श्रेणी के सदस्य एक ही शिल्प या व्यवसाय करने वाले हो सकते थे, परंतु पुग में इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध काल में भी समाज में श्रेष्ठियों की बहुत प्रतिष्ठा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि लेखाध्यक्ष को नियमित रूप से निर्धारित पंजिकाओं में निगमों की प्रथाओं और नियमों को लिखना पड़ता था। मौर्य पीरियड में श्रेणियों से प्राप्त आय की गणना राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत स्वीकार की गई थी। अतः राज्य इन निगमों के भवनों के लिए नगर योजना को में सुरक्षित स्थान रखता था। आर्थिक संकट के समय राजा निगमों से ऋण भी प्राप्त करता था। इस काल में श्रेणियां बैंकों का कार्य करती थी। वे अक्षय निधि जमा करती थी और इस अक्षय निधि का ब्याज वे जमाकर्ता की इच्छा अनुसार किसी पुण्य कार्य में व्यय करती थी। इस काल में श्रेणियां अपनी सुरक्षा के लिए योद्धाओं को भी रखने लगी थी। इस प्रकार मौर्य काल में भी व्यापारियों के संगठनों का अत्यधिक विकास हुआ था।
मौर्य पीरियड में श्रेणियों के योद्धाओं को राजकीय शक्ति का प्रमुख आधार स्वीकार किया जाने लगा था। नासिक के ईश्वर सेन के राज्यकाल के 9वें वर्ष के एक अभिलेख में उल्लेखित है कि कुम्हारों की एक श्रेणी के पास किसी व्यक्ति ने 1000 करसापण और पानी के इंजन बनाने वालों की श्रेणी के पास 2000 करसापण जमा किए थे। इस सब धन राशि के ब्याज से चिरस्मी पर्वत के विहार में रहने वाले भिक्षुओं को मुफ्त औषधियाँ दी जाती थी। इसी प्रकार जूनर के अनेक अभिलेखों में भी धर्म कार्य के निमित्त श्रेणियों में लगाई गई अक्षय निधियों का उल्लेख मिलता है। गुप्ता पीरियड में श्रेणियों और निगमों के कारण देश आर्थिक दृष्टि से समृद्धि को प्राप्त किया। श्रेणियों के निगम उनके सदस्यों की आंतरिक और बाह्य संकटों से रक्षा करते थे। उद्योगों और व्यवसायों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख इस काल के साहित्य में मिलता है। रघुवंशम में वास्तुकारों की और मुद्रा राक्षस में जौहरियों की एक श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख है। बारह मिहिर ने भी कृषि, व्यापार और अनेक व्यवसायों की श्रेणियों और उनके अध्यक्षों का उल्लेख किया है। इस काल के अभिलेखों में तेलियों और रेशम बुनने वालों की श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहाड़पुर अभिलेख और दामोदरपुर अभिलेख में भी श्रेणियों का उल्लेख है। नगर के व्यापारियों की श्रेणियों का अध्यक्ष नगर श्रेष्ठी कहलाता था। प्राचीन वैशाली के बसाड़ से अनेक मिट्टी की मुहरें मिली हैं, जिनसे इस काल की श्रेणियों के संगठन पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इनमें श्रेणी सार्थवाह, कुलिक, निगम, श्रेष्ठी निगम आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नारद और बृहस्पति स्मृतियों से ज्ञात होता है कि इस काल में श्रेणियों और निगमों का बहुत विकास हो चुका था। अपने व्यावसायिक कार्यों के अतिरिक्त ये श्रेणियां अपने संगठित रूप में समाज कल्याण के अनेक कार्य जैसे कि सभा भवन का निर्माण, यात्रियों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना, मंदिरों, तालाबों, उपवनों आदि का निर्माण भी करती थी। वे निर्धन व्यक्तियों को सहायता भी प्रदान करती थी। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी ने सूर्य की एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये सभी श्रेणियां बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। वे जनता का धन अक्षय निधि के रूप में जमा करती थी और नियम से उस पर ब्याज प्रदान करती थी। इन श्रेणियों की इतनी शाख प्रजा में स्थापित हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति इनमें धन जमा करने में भय का अनुभव नहीं करता था। राजा लोग भी इनमें धन जमा करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 निगमों के पास 20 दिनार अक्षय निधि के रूप में जमा किए थे, जिनके ब्याज से 2 दानशालाओं की व्यवस्था चलती थी। बृहस्पति स्मृति में श्रेणी के आर्थिक स्रोतों का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार गुप्ता पीरियड में भी श्रेणी निगम व्यवस्था अपने उत्कर्ष को प्राप्त थी और साम्राज्य के आर्थिक जगत की रीढ़ समझी जाती थी। देश की समृद्धि में इनका अत्यधिक योगदान भी था। गुप्तोत्तर पीरियड मतलब 700 से 1200 ईस्वी में भी श्रेणियां व्यवसाय जगत की प्रमुख थी। गांव में प्रत्येक उद्योग की अलग श्रेणी होती थी। नगर की श्रेणियों का प्रभाव अधिक था। मेघातिथि के अनुसार शिल्पियों, व्यापारियों, गाड़ी चलाने वालों, साहूकारों आदि की अलग अलग श्रेणियां थी। अलबरूनी ने भी लिखा है कि धोबियों, चमारों, मदारियों, टोकरी, ढाल बनाने वालों, मल्लाहों, मछुआरों, शिकारियों, जुलाहों आदि की अलग अलग श्रेणियां विद्यमान थी। समकालीन अभिलेख में इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है, परंतु इस काल में श्रेणियां अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सकी। यह हम डिफरेंस देखते हैं पहले वाले में और अभी में, इस पीरियड में। अतः इनकी शाख घटती चली गई। श्रेणियां अनियमितता का शिकार होने लगी। फलतः श्रेणियों के पास अक्षय निधि जमा करने वालों की संख्या घटती चली गई। संभवतः इसका मूल कारण इस काल में देश भर में अशांति और सुरक्षा का अभाव था। सामंत परस्पर युद्धरत रहते थे। श्रेणियों की कार्यकारिणियों का अपने सदस्यों पर नियंत्रण शिथिल होता चला गया। इस काल में अधिकतर श्रेणियों ने जातियों का रूप ले लिया था। मिताक्षरा में श्रेणी का अर्थ
एक व्यवसाय करने वालों का संगठन ही दिया है। धीरे धीरे श्रेणियों की गणना अधम रूप में की जाने लगी। इस काल में अभिलेखों में इन्हें दो वर्गों में विभक्त करने का भी उल्लेख मिलता है, जैसे एक अस्पृश्य वर्ग और दूसरा अस्पृश्य वर्ग। इसका तात्पर्य यह है कि इस काल में श्रेणियों की समाज में प्रतिष्ठा बहुत घट गई और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा दयनीय होती चली गई। ग्वालियर के 877 ईस्वी के एक अभिलेख से तथा 1086 ईस्वी के झालरपाटन अभिलेख में श्रेणियों का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया गया है कि उनमें अक्षय निधि के रूप में कोई धन राशि जमा नहीं की गई थी, परंतु दक्षिण भारत के प्राप्त समस्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि वहां श्रेणियों की प्रतिष्ठा में अभी भी कमी नहीं आई थी। अर्थात दक्षिण भारत में श्रेणियों के संगठन 12वीं-13वीं शताब्दी तक सुचारू रूप से स्थापित रहे थे। इस प्रकार दक्षिण भारत में व्यापारिक श्रेणियां और निगम 15वीं शताब्दी ईस्वी तक सुचारू रूप से संचालित रही, परंतु उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण के पूर्व ही गुप्तोत्तर काल में सामंतों की शक्ति के बढ़ने से श्रेणियों में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ता चला गया और श्रेणियों का अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण न रहा। फिर भी यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों और निगमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने अपने सदस्यों के हितों की रक्षा तो की ही, साथ ही देश के व्यापार और उद्योगों की उन्नति में भी सक्रिय भाग लिया था तथा देश को समृद्धि भी प्रदान की, जनता के नैतिक और आर्थिक स्तर को समृद्ध किया था और देश को गौरव की ओर ले जाने में इन श्रेणियों का योगदान हमेशा स्वीकार किया जाएगा।